नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और इसके साथ ही घमासान शुरू हो गया। अमित शाह ने दो टूक कहा कि कुछ लोग बिल को लेकर डर फैला रहे हैं, जबकि इस बिल में डरने वाली कोई बात ही नहीं। विपक्ष का आरोप है कि एनआरसी में जो लोग छूटेंगे उनमें मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सब लोगों को कवच प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है। हालांकि सरकार इस दलील को खारिज करती दिख रही है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ संसद में नागरिकता बिल पेश हुआ तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता और संविधान के नाम पर सड़क पर बिल का विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नागरिकता बिल को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। वहीं अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल का विरोध करने से पहले उसे समझना चाहिए। हमारा विरोध इस विधेयक के साथ ये है कि ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है और जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। ये भी हमने प्रोविजन किया है। बहुत सारे संसद सदस्यों ने, श्रीमान गोगाई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि पूर्वोत्तर लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षण के लिए आप क्या करोगे। मान्यवर, इस बिल के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं इस सदन के सामने पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर या तो समझकर या तो समझे बगैर ढेर सारे लोगों के मन में एक भय खड़ा करने का प्रयास हो रहा है और किसी को भय आक्रांतित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्टता के साथ यहां आपके सामने मान्यवर रखना चाहता हूं। हालांकि इसके विरोध में आज देश भर में हंगामा होता रहा। दिल्ली से गुवाहाटी तक कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और बिल की मंशा को लेकर नाराजगी जाहिर की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 तस्वीरें। जी हां, ये 6 तस्वीरें। जंतर मंतर पर विरोध, गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन, लोकसभा में हंगामा, गुवाहाटी में गदर, अगरतला में हल्ला बोल और बेंगलुरु में बवाल। ये 6 तस्वीरें। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने देश के बुनियादी ढांचे पर इसे हमला बताया तो वहीं शाह ने कहा कि विपक्ष को भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। सर, पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्से जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशव भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है और कई सारे कानून, इसको छोड़ दीजिए। मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का आर्टिकल 14 का अगर आप जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे मान्यवर, बताइए मुझे। समानता का कानून है तो वहां क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार मिला है वो
एक सेकंड, वो आर्टिकल 14 वायोलेट करता है क्या? वो एक रीजनेबल, दादा बैठ जाइए दादा बैठ, अब मुझे सुनना पड़ेगा आपको। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। धारा 370 तीन तलाक के बाद मोदी सरकार 2 का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है नागरिकता संशोधन बिल। जी हां, इससे आपको सामाजिक पहचान तो मिलेगी, लेकिन शर्त है कि आप 3 मुल्कों से भगाए, डराए और सताए, अपमानित अगर हो तो आपको यहां नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि आप गैर मुसलमान हैं तो स्वागत है और मुसलमान है तो आफत है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ एक पैनल है, वो पैनल से हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हाहाकार मचा है, क्यों बवाल हुआ है। इसीलिए इसी कड़ी में मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक। जी हां, आप भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और आखिर बताएंगे और दर्शकों को समझाएंगे कि कांग्रेस आखिर विपक्ष क्यों उतारू है, क्यों इस बिल का विरोध कर रही है। मेरे साथ रंजन भट्टाचार्य साहब। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी चर्चा में शामिल होकर ये बताएंगे कि आखिर बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका विरोध क्यों हो रहा है। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इलियास सरफुद्दीन साहब। जी हां, आप हैदराबाद से हैं। सरफुद्दीन साहब, गारू सरफुद्दीन जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आरपी जी आपसे, गृह मंत्री ने कहा सत्ता का धर्म है, लेकिन आपने विपक्ष का मर्म नहीं समझ पाए, ऐसा विपक्ष कहता है। नहीं, वो मर्म राजनीतिक है, वो मर्म चुनावी दृष्टि से पॉलिटिकल एजेंडा के कारण से है, वो वोट बैंक की राजनीति का कारण से है। उसमें क्या समझना क्या नहीं समझना मेरी समझ से बाहर है। बड़ा स्पष्ट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पीड़ित प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं, उनकी चिंता हमारा देश कर रहा है। वहां जो मेजोरिटी उसकी चिंता उसका देश करेगा, जो माइनॉरिटीज की चिंता हम करेंगे। सीधी सीधी बात है। इसमें आप उसको, और ये हम नहीं मांग रहे, आज से कुछ साल पहले मनमोहन सिंह जी ने मांगा था। उन्होंने खड़े होकर लोकसभा में कहा कि माननीय अडवाणी जी को कहा कि आप इसकी चिंता करें, क्योंकि ये जो लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, वहां पर तंग हैं, वहां प्रोसिक्यूटेड हैं इन देशों में, उनकी चिंता करें। माननीय मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा, सदन पर कहा, और जब अडवाणी जी को कहा, अब वही बात हम कह रहे हैं। तो आज क्योंकि उस 10 बीच में और सत्ता में रह लिए, उन्होंने ये कह दिया कि देश के संसाधनों में अगर पहला अधिकार है तो एक जातीय समुदाय का है, तो इसलिए अब वो बात बदलना चाहे तो हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं है। परंतु देश के हित में और इस देश के जो निवासी हैं उनके हित में है ये। जी, उनके हित में। लेकिन क्या शरणार्थी का धर्म देखकर नागरिकता दी जाएगी आरपी साहब? आरपी साहब, आपको मेरी आवाज आई? आरपी साहब, मेरा सवाल आपसे है। आरपी जी से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे फिर उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। इलियास सरफुद्दीन साहब, धर्मम शरणम शरणार्थी। जी, विजय कौशिक, विरोध के लिए विरोध करना है आपको? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं, जो पार्टी हिंदुओं के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, सिखों के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर, बौद्धों के नाम पर राजनीति करती है, तो उसे उनकी परिभाषा तो मालूम होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे साथ में, ये नहीं बता सकते कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। माननीय मोदी जी जवाब नहीं दे पाए हिंदुत्व क्या है, यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख जवाब नहीं दे पाए। एक तरफ तो आरएसएस के नेता कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ये सब यहीं से गए, पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई हैं सब यहीं से गए हैं। दूसरी तरफ आप दूसरे आधार पर ये कहते हैं कि नहीं, हम मानवीय आधार नहीं देखेंगे, हम जाति का आधार देखेंगे। सीधा आरोप है विजय जी,
सीधा आरोप जो बीजेपी लगा रही है वो आरोप ये है कि आपने जो बंटवारा किया था वो धर्म के आधार पर किया था। उस भूल को सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए सरकार का ये कदम है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, फिर ये धार्मिक आधार पर क्यों कर रहे हैं, इंसानियत के आधार पर क्यों नहीं करते? आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए एक सिख आतंकवादी है या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आतंकवादी है, उसे तो इसलिए हम स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वो इस समुदाय से है, और एक मुस्लिम व्यक्ति अगर वो भारत के हित में है, भारत के कल्याण के लिए है, साइंटिस्ट है, वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और चीजें करना चाहता है, तो उनके लिए आपका पैमाना अलग है। तो आप इसे एक मानवीय आधार पर इस कानून को बनाइए कि चाहे किसी भी जाति का है, अगर वो हमारे देश के लिए हित में है, अगर वो हमारे देश के इन नियमों की पालना करता है, उससे हमारे भारत देश को फायदा होता है, तभी उसे हम यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर कैसे तय कर लेंगे, आपको फायदा कैसे होगा? बिल्कुल, ये कैसे तय कर लेंगे आप? मुझे इतिहास ये कहता है कि बिल्कुल तय कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा भारत को नुकसान ही दिया है। मनीष जी, आप ये देखिए, अमेरिका हमारे देश के किन लोगों को नागरिकता देता है? आप बताइए ना, क्या हमारे यहाँ के अनपढ़ या जाहिल या अपराधी तत्वों को वहां नागरिकता मिलती है? यही माननीय नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने, अगर आपको याद हो तो व्यवहार और जो उसकी योग्यता है वो हमारे देश के और मुल्क में आप इसकी मूल भावना समझिए विजय जी, किसी और मुल्क में अगर सताए हुए हमारे अल्पसंख्यक हैं तो सरकार उनको नागरिकता दे रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सताए हुए, खासकर इस्लामिक मुल्क, आप देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, अफगानिस्तान। मनीष जी, बड़ी सीधी सी बात है, अगर सताए हुए लोग हमारे देश में आकर हमारी तरक्की के लिए कार्य करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। अब पता चले कि उनको हमने यहाँ बुला लिया और हमारे यहाँ एक नई समस्या खड़ी कर दी, तो फिर वो हमारे देश के लिए हित में ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का बहुत सारे सवाल है, मुझे इंदिरा जी पर भी आपसे बात करनी होगी। रंजन साहब, आपको लगता है कि जो दलीलें अभी आपके सामने लोगों ने दी, ये कहीं आपको इसमें तथ्य लग रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं इसमें केवल और केवल इनकी राजनीतिक रोटियां हैं, या ये वाकई चाहते हैं कि भारत में जो शरणार्थी वहां सताए हुए हैं उनको देने का सरकार का ये जो कदम है नागरिकता का, ये सही है? देखिए, बात दो तरह का है। एक जो नागरिकता है वो किस हिसाब से और किसको मिलना चाहिए वो तैयार करना, और दूसरी ये है कि इसको लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज ने राजनीति करते हैं वो क्यों और कैसे करते हैं। ये दोनों अगर आप अलग अलग सोचें और अलग अलग देखेंगे तो मेरे ख्याल से, जैसे मान लीजिए एनआरसी जब असम में हुआ था, वो हुआ था राजीव गांधी और उस समय की जो असम गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर रहा, उनके साथ एक एकॉर्ड हुआ था, और वो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन में ये शुरू हुआ था। उसकी कार्यवाही आगे बढ़ते रहा और उसमें काफी 1, 2, 3, 5, 10 हजार नहीं, लाखों में 43 lakhs ऑफ पीपल जो उसकी नागरिकता की लिस्ट की बाहर चले गए थे, और उसमें एक हिसाब भी दे दिया गया था। उसमें माइनॉरिटी संप्रदाय की जो है, खास करके मुस्लिम संप्रदाय की जो है लोग, उनको बाहर निकाल दिया गया था। अब उनको लेके इसकी शुरुआत हुआ था, और उसका बाद हमारे हिंदुस्तान की सरकार इसको और जल्दी से जल्दी इसको वास्तवायित करने के लिए कोशिश कर रहा है कि नागरिकता उन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा जो मुस्लिम छोड़ के और कोई कम्युनिटी होगा उनको दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको लगता है भेदभाव है रंजन जी? बिल्कुल है। अच्छा, मेरे ख्याल से इस तरह का, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसमें क्लियरली आर्टिकल 14 की हिसाब से आप अगर चलेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रिलीजियन की, धर्म की भी ऊपर भरोसा करके और कोई ये नागरिकता की विचार होना नहीं। जी आरपी जी, धर्मम शरणम शरणार्थी। जी मैं इलियास साहब आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं इलियास साहब। बिल्कुल ठीक है, आरपी जी आप जवाब दे दीजिए। मैं छोटा सा इंटरवेंशन है। ये सेक्शन 14 की दुहाई दे रहे हैं, वो देश के नागरिकों के लिए है, शरणार्थियों के लिए नहीं है। देश का जो नागरिक होगा उसी भी तो देश का कानून लागू करोगे ना। क्या वो
नागरिक हो जाएगा तो ही तो कानून लागू होगा ना। जो नागरिक सिंह जी आप सही कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं रोहिंग्या भी हमारे देश में अभी शरणार्थी है? नहीं अरविंद सिंह जी क्या आप बता सकते हैं आपको ना बीच में कि जो हिंदू धर्म है उसकी रोहिंग्या मुसलमान आज भी शरणार्थी आप न्याय कर पाएंगे ना? रोहिंग्या, अरे सर रोहिंग्या शरणार्थी भी आज भी रोहिंग्या मुसलमान भी शरणार्थी हैं, पूरे जम्मू में भरे हैं। मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार के टाइम में वो कैसे एंट्री कर रहे देश के अंदर? तो राजनीति तो आपने शुरू की है, पहले बुलाओ राजनीति करो। इलियास सरफुद्दीन और शिवम त्यागी दोनों बैठे अपनी अपनी बात रखने के लिए। इलियास गारू MIM को ये पसंद नहीं, पुरजोर विरोध हो रहा है। आपको लगता है कि धर्म के आधार पर शरणार्थी मारकर नागरिकता देना, आप लोग इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं। देखिए मनीष, मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो धार्मिक आधार पर सिटीजनशिप भी नहीं दे सकते। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है। अब ये कहते हैं कि शरणार्थियों को, मुसलमान जो दूसरे मुल्कों से आए हैं, हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। अब वो शरणार्थी है या इंडियन सिटीजन है वो तय होगा सर्टेन सर्टिफिकेट्स के बुनियाद पर। हम उस मुल्क में रहते हैं जाकर प्रधानमंत्री अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं पेश कर सका, जाके एजुकेशन मंत्री अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं पेश कर सकते, और हम डिमांड कर रहे हैं 50 साल 70 साल पुराने सर्टिफिकेट गांव में रहने वाले एक मुसलमान से। ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि प्रेसिडेंट जो थे हिंदुस्तान के, उनकी फैमिली को भी निकाल दिया गया। अहमद की आसाम की पहली सीएम जो थी मुस्लिम, उसकी फैमिली को भी निकाल दिया गया। तो ये वो लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रहे हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों ने भी मुसलमानों को गैरों को लड़ाया था, वैसे ये मुसलमानों को गैरों को लड़ाएंगे और देश का विभाजन करेंगे, देश को डिवाइड करेंगे। ये पार्टीशन की तरफ लेके जा रहे हैं देश को, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं देश को, और बर्बाद करके रहेंगे। कई दलित हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब वो दलित जो इस्लाम कबूल करे उनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये उनको भी बोलेंगे कि तुम शरणार्थी है, और ये दलितों को भी बाहर भेजेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दलितों के खिलाफ भी है। और इलियास साहब आपके जवाब में ये बू आ रही है, आपके जवाब में ये बू आ रही है कि आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। बात से हटकर अब आप इसको दूसरे समुदाय तक ले जा रहे हैं। लोग कर दिए बीजेपी वाले, कर दिए, मुसलमान गैर मुस्लिम करके ऑलरेडी कर दिए। अंग्रेजों के रास्ते में चल के भारत का शुरुआत कर दी ऑलरेडी जा रहा है। और सबसे बड़ी मूल बात यह है कि आज तक तो इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माइनॉरिटी अपीजमेंट या खास तौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण हमेशा से करते आई हैं। इस देश में कोई नई बात नहीं है। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का एक बयान भी है, मुझे नहीं लगता उसे कोट करने की जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आज हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हम रोहिंग्या मुसलमानों की भी पैरवी कर रहे हैं। अपीजमेंट किस स्तर तक बढ़ गया? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इस लिस्ट में, अगर अब कैब में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में अगर मुस्लिम को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो उस बिल के हिसाब से तो फिर इस देश में कोई घुसपैठिया है ही नहीं। रोहिंग्या मुसलमान भी लीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे इस देश के, मतलब वो भी इस देश के नागरिक हो जाएंगे। घुसपैठ बची का, घुसपैठ बची का। और अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की वायलेशन है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आपकी तथ्यात्मकता बिल्कुल जीरो है, तो आप वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ पब्लिक में भाव पैदा करेंगे डर का। और अब एक थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं इस देश में आंकड़े के आधार पर हुआ क्या है। पाकिस्तान में 1947 में हिंदू थे 15%, 1998 में जब उनकी जनगणना हुई 1.6% हिंदू रह गए वहां पर। आज अफगानिस्तान में 1970 में 7,70,000 हिंदू थे, आज 7,000 है। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, पहले 22% थे और अब 9% है। 1970 से लेकर 2019 तक हर साल 60,000 हिंदू गायब हो जा रहा है। 2019 तक, मैं कह रहा हूं 1970 से 2019 तक हर साल दुनिया में 60,000 हिंदू गायब हो जाता है। या तो वो काट दिया जाता है, या वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, या
या फिर उसको दबा कर उसका जाति धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। आपको तब ह्यूमन राइट्स दिखाई देते, तब राइट्स नहीं दिखाई देते। और भूल गए क्या, भूल गए क्या एक सिख बेटी के साथ अभी पाकिस्तान में क्या हुआ था? भूल गए आप क्या हुआ था? एक सिख बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर उसकी जबरदस्ती शादी करा दी थी। भूल गए पाकिस्तान के एक विधायक आए थे सिंध प्रांत से, और वो यहाँ पे आकर वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे, कह रहे थे मुझे हिंदुस्तान में रहना है। ये होता है कि वो लोग हमारे देश के हित में हैं। बिल्कुल हमारे देश के घुसपैठिया देश के हित में नहीं हो सकता। अरे मैं कहता हूँ मुस्लिम तुष्टीकरण को इस स्तर पर मत लेकर जाओ कि घुसपैठियों का भी समर्थन करना पड़े आपको। जय कौशिक जी, अडवाणी, अमित शाह, मोदी भी घुसपैठिए। हम इंडिया न्यूज देख रहे हैं, आप सबको घुसपैठिए बना दीजिए। आपको ऑरेंज रेड घुसपैठिया आतंकवादी नहीं लगता, इस देश के प्रधानमंत्री लगते हैं। शिवम, विजय जी एक बात हम इस कार्यक्रम के जरिए जो इंडिया न्यूज के दर्शक अभी इस वक्त देश का सवाल देख रहे हैं उनको ये साफ करना चाहते हैं कि ये किसी भी तौर पर इस नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भ्रम या भय की स्थिति में आप लोग ना रहें। ये देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए किसी भी तौर पर उनको डराने धमकाने का कोई सरकार का इरादा इस बिल को लाकर दिखाई नहीं देता। ये साफ तौर पर घुसपैठियों को लेकर है, शरणार्थियों को लेकर है, जिस पर सरकार चीजों को साफ कर रही है। मेरे साथ मुस्तफा साहब भी हैं। विजय जी मैं आऊंगा, इलियास साहब आपके पास आऊंगा। मुस्तफा जी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, मुस्तफा खद्दाम हुसैन साहब। मुस्तफा जी, पूर्वोत्तर के राज्यों में सरकार ने कई राज्यों को इस बिल से अछूता रखा है। हाँ देखिए, इस बिल का अगर विरोध हो रहा है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आसाम या पूर्वोत्तर में हो रहा है। तो इसमें देखिए आसाम में जो विरोध हो रहा है सबसे बड़ी बात है आसाम में एक आसाम एकॉर्ड है, आसाम समझौता है। ये बिल आसाम समझौता के खिलाफ जा रहे हैं। और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में जहां पे इनर लाइन परमिट है, 2-3 राज्यों में इनर लाइन परमिट है, वहां ये लागू नहीं करेंगे, ऐसा बिल में मेंशन है। लेकिन यहाँ इस बिल में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई आदमी आसाम के किसी जगह पे नागरिकता लेके, सिटीजनशिप लेके, फिर लीज में जमीन लेके जहां इनर लाइन परमिट है उस एरिया में घुस नहीं पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है बिल में जी। और सबसे बड़ी बात है ये देखिए, आसाम एकॉर्ड में, आसाम समझौता में जो बात था उस बात को ये बिल ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके लिए आसाम में सबसे ज्यादा इनर लाइन का प्रोविजन है। आप फिर गलत फैला रहे हैं। आसाम के 6 शेड्यूल एरिया का प्रोविजन किया गया इस बिल के अंदर, कृपा कर पढ़कर आइएगा। आसाम के 6 शेड्यूल एरिया में है, आसाम के 6 शेड्यूल एरिया में है, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागरिकता लेने के बाद उस एरिया में जा नहीं पाएंगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लगातार नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चर्चा संसद में भी जारी है, ये हमारा देश का सवाल भी जारी है। लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज देश की धड़कन पर देश का सवाल जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका देश का सवाल में स्वागत है। नागरिकता संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश की। गृह मंत्री ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी। सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा और शरणार्थियों को लेकर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? Something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined
that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you, if necessary, put them back by force? Well, I'm not jumping bridges before I come to them, but I'm only sure of this, that they have to go back. जी, तो आप सुन रहे थे अमित शाह ने क्या कहा और इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। आरपी सिंह साहब, आपने इंदिरा जी का पूरा जो वक्तव्य था, जो भाषण तो नहीं कहूंगा, जो इंटरव्यू था, वो आपने सुना। अब आपके पास क्या जवाब रहता है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ही थी जिसने ऐसा बंटवारा किया, जिसके कारण आज आपको ये संशोधन बिल लाना पड़ रहा है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। आज देश में अच्छा आरपी सिंह जी, में बांग्लादेश में मेरा एक सवाल है, अगर समय के हिसाब से सब चीजें बदलती हैं। बोलो, रोका नहीं आपको मैंने भी। आरपी सिंह जी, आप एंकर हो गए, आप राष्ट्रवाद की परिभाषा बता नहीं सकते। आप एंकर हो गए, मुझे बताइए, आप समुदाय के लोगों पर उनको जवाब दे दीजिए क्या जी। आप बोलिए। सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछना भी होता है। विजय जी, कौन कहता है आप अपना जवाब पूरा करें। आपको आरपी जी जवाब पूरा करें। वहाँ पर गले में पट्टा डालना पड़ता है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों को। पता आपको, गले में पीले रंग का पट्टा लगाना पड़ता है, पट्टा लगाना पड़ता है। बेटियों करने के लिए हम हिंदू और सिख कहाँ जाएंगे, बताइए मेरे को। अब मैं पूछ तो रहा हूँ, कनाडा से आने वाले कुछ सिखों पर रोक लगा रखी है भारत सरकार ने। शिवसेना तो कह रही है कि लंका की बात भी सामने लाओ। रोक लगा रखी है। इस बीच हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात होगी। आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं शिवम त्यागी। भारत सरकार ने रोक लगा रखी है इंडिया में आने पर, तो आरपी सिंह जी बताइए क्या रोक लगा रखी है वो? अरे दोस्त, जो लोग, अरे भैया एक मिनट सुनो, अरे वहाँ प्रताड़ित नहीं है। अफगानिस्तान में पट्टा लगा। आरपी सिंह जी, आपके पास जवाब नहीं है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कही थी, कोई व्यक्ति इस देश के हित में नहीं है, वो किसी भी जाति से हो, शरणार्थी हो, उसको जाना पड़ेगा। और जो देश हित में है, तो हमारी तो सर्वधर्म सद्भाव। इलियास जी आ रहा हूँ आपके पास, इलियास जी आ रहा हूँ आपके पास। आप जिसकी पैरवी और हिमायत कर रहे हैं इलियास साहब, उस पर मेरा सवाल भी रहेगा आपसे। आरपी जी जवाब पूरा करिए, फिर मैं इलियास जी के पास चलूं। जी बड़ा स्पष्ट है कि जितनी जनसंख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं की कम हुई है, वो स्पष्ट दिखता है कि वहां पर सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और मुसलमानों के लिए दुनिया भर के देश बाकी है, कहीं जा सकते हैं वो, और वहां पर उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं होती। इसलिए हिंदू और सिखों को यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। उनके लिए दुनिया में कोई और देश नहीं है भारत के अलावा। मैं कह रहा हूँ, जिन सिखों को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है भारत सरकार ने, उनके आगमन का भी रास्ता खुलवा रहे हैं क्या आप? कुल मिलाकर 2 सिख है, कुल मिलाकर 2 सिख है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा पढ़ लिख कर रहा करिए। नहीं, पढ़े लिखे आप भी लीजिए, 2 सिख तो हैं। तो जातिगत आधार पर अगर यहाँ भेदभाव हो रहा है, इसे क्या मानेंगे? हम तो केवल इतना ही तो कह रहे हैं, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 10,000 हो, जो देश में है वही रहना चाहिए। विजय कौशिक जी, वहाँ जो सताए गए, जिन्होंने जुल्मों सितम सहे, अगर सरकार ये कर रही तो आप केवल उसमें जात पात धर्म देखकर उसको किसी तौर पर बांटने की कोशिश ब्लैकलिस्ट किए गए थे, बाद में उनमें से कुछ पर अभी हटाए हैं इन्होंने 6 साल में। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी जुड़ेंगे। उससे पहले मैं चलता हूं इलियास सरफुद्दीन साहब। इलियास साहब, जिन मुसलमानों की आप पैरवी और हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि ओवैसी कहते हैं मेरा मुसलमान, बंगाल में ममता कहती है तेरा मुसलमान। ये किस तरह के मुसलमान की पैरवी करने आप लोग उतरे हैं? देखिए, मैं मनीष देश की पैरवी करना चाहता हूं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की पैरवी करना चाहता हूं। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद ये बर्बादी वाला बिल लेकर आए देश को बर्बाद करने के लिए, ये देश को तबाह करके रखने का बिल। क्योंकि ये मुसलमान और हिंदू को आपस में नफरत फैलाकर
लड़ाने वाला बिल है। 130 करोड़ की बात तो ओवैसी भी नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर। आपकी पार्टी तो मुसलमानों के अलावा और किसी की बात ही नहीं करती। और सिर्फ मुसलमानों की बात करना तो सेक्युलरिज्म इस देश में है नहीं, क्योंकि ओवैसी साहब तो ओपनली खड़े होकर इस देश के बाकी सभी जातियों को गाली देने में पीछे नहीं रहते। आप 125-30 करोड़ की बात करते हैं, इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते। और एक चीज मुझे बता दीजिए, आपको अगर इस दुनिया के सारे मुस्लिमों से इतना प्रेम और मोहब्बत है तो ये जो चाइना में वीगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ आपके पास एक शब्द नहीं है। खुद पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ और शिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उस पर आपको कुछ नहीं पता। लेकिन इस देश में जो घुसपैठिए हैं आप कहते हो कि उनको लीगल इमिग्रेंट बना दीजिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है पूरे पैनल से, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों को लीगल नागरिकता दे देनी चाहिए? क्योंकि आपके विरोध का सीधा सीधा मतलब यही है कि इस बिल में मुस्लिम्स को भी लाइए और इस देश में जो घुसपैठिए हैं उनको भी इस देश का नागरिक बनाइए। इसमें बड़ी तस्वीर और बड़ी तस्वीर के साथ साथ क्या जगह हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार साहब है। डॉक्टर साहब, ये जो बहस छिड़ी हुई है ये एक नया संग्राम छिड़ गया है। संग्राम ऐसा छिड़ा कि अब बात जात पात और धर्म पे आ गई। इलियास साहब एक मिनट, अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए इलियास साहब। बहुत खुश है। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में कोई 2 मिनट, मेरे बीच में 2 मिनट ना कोई इलियास साहब इतिहासकार साहब बोल रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, सबसे पहले तो मुझे अपने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों पे, कई वकीलों पे और कई नेताओं की अकल पे रोना आता है कि 3 शब्द हैं, इंट्रूडर, रिफ्यूजी, माइग्रेंट। समझे आप? घुसपैठिया, शरणार्थी और वो जो माइग्रेंट की हिंदी आप जो लेंगे आप विस्थापित, तीनों शब्दों के अलग अलग मतलब है। मुहाजिर नहीं साहब, मुहाजिर तो पाकिस्तानी बताते हैं उनको, मुजाहिर तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते हैं जो इधर से चले गए थे बिहार वाले पाकिस्तान में। सुनिए माइग्रेंट को मुहाजिर बोलते भाई। खैर बोलते होंगे साहब, उर्दू में बोलते होंगे, मुझे उर्दू नहीं आती। बाहर से भारत में। अच्छा ठीक है, मुझे उर्दू नहीं आती। मुहाजिर थे। इलियास साहब, आज का विषय आपको बताया गया था, आज का विषय आपको बताया गया था, विषयांतर ना किया जाए। प्रोफेसर साहब आप अपनी बात, अच्छा अब सुनिए प्रोफेसर साहब को ध्यान से सुना। पहली बात सुनिए, रिफ्यूजी कौन होता है? अरे हाँ, इंग्लिश नहीं आती तुम लोग को, इसलिए सिखा रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को इंग्लिश। अरे यार चुप करके डिबेट सुनने को तैयार नहीं है, ढंग की बात और बोले जा रहा है बीच में। तू भी सुन ले भाई, जाहिल बकवास बात कर। अंग्रेजों की दल्लाली मत। मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला है, तुम सुन नहीं सकते हो, इलियास साहब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। इलियास साहब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। बुद्धिजीवी लोग तरीके से बात कर रहा हूं और तुम बकवास किए जा रहे हो। मैं सभ्य तरीके से बात करके एक बात समझा रहा हूं। दल्लाल है तुम, दल्लाल है नंबर 1 के अंग्रेजों के दल्लाल। अरे तुम दलाल, पाकिस्तान के दलाल हो, ISI के दलाल हो, तुम क्यों बैठ के बकवास करते हो? अरे तेरे बाप दादा दल्लाल। अरे तेरे बाप दादा दल्लाल। प्रोफेसर साहब, इलियास साहब ये नहीं चलेगा। आपको आज के विषय के बारे में बता दिया गया था, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। मैंने 2 मिनट मांगे और अगर ये बोले मेरे बीच में तो इनका। इलियास साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे और कोई भी भाषा की मर्यादा अगर आप नीचा दिखाने के लिए किसी भी पैनलिस्ट को कहेंगे तो ये देश का सवाल में बर्दाश्त नहीं। प्रोफेसर साहब, सामने वाले पहले क्रॉस करे। हाँ मैं बोल रहा हूं, वो भी जानते हैं, वो भी बुद्धिजीवी हैं। देखिए रिफ्यूजी कौन होता है? रिफ्यूजी वो होता है जिसको किसी देश के अंदर उस पर अत्याचार किए गए हों, वो आपके देश में आता है, आपकी चेकपोस्ट पे आके कहता है कि साहब मेरे पास उस देश में अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपके देश में रिफ्यूजी बनना चाहता हूं, शरण लेना चाहता हूं आपके देश में। ये है रिफ्यूजी की डेफिनेशन। जैसे रोहिंग्या मुसलमान। अरे पूरी सुन लीजिए। नहीं इलियास साहब सुन लीजिए, इलियास साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। मेरे साथ और भी मेहमान हैं, उनको भी लाना है बहस में। इलियास जी को देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है, दूसरे देशों की चिंता है। दूसरी बात सुनिए, घुसपैठिया कौन है? हमारे को पूरे देश की चिंता है भाई। अबे चुप करो जाहिल आदमी। अरे प्रोफेसर साहब
आपसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी ऐसे मैं पागल के साथ डिबेट नहीं करूंगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, डिबेट नहीं करता। अंग्रेज का अब बोलो उनकी आवाज। सुनिए, घुसपैठिया कौन है? जो आदमी बिना बताए हुए हमारे देश में घुसपैठ करके आ जाता है और देश के किसी भी हिस्से में जाके बैठ जाता है, और जब पकड़ा गया कि घुसपैठिया है तब कहता है मैं रिफ्यूजी हूं। इसमें अंतर करना होगा दोनों चीजों के अंदर, और यही अंतर सब जगह करना होगा। आप अगर देश में आ गए और आपको रिफ्यूजी चाहिए तो आप सरकार को आवेदन दें कि साहब हम पे वहां ज्यादती हुई थी, हम इस देश में शरण लेके रहना चाहते हैं। यह नहीं होगा कि आप इस देश में आके कोई भी कार्रवाई करते रहे और अगर आपकी पहचान हो गई कि आप घुसपैठिया है तो आप कहे कि मैं रिफ्यूजी हूं। इन लोगों को उसमें अंतर करना होगा। और इसके साथ साथ सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल सिख का नहीं है। सवाल एक और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान ने हमेशा अतिथि देवो भव को माना था, लेकिन अतिथि देवो को मानते हुए गलती ये हो गई कि हमने आक्रांता देवो भव मान लिया। अब हम आक्रांता देवो भव नहीं मानेंगे। जी प्रोफेसर साहब, जो देश का विरोधी है उसको हम नहीं देंगे। जो देश का झंडा उठा के चलेगा उसको यही बात मैंने रखी थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे रंजन भट्टाचार्य को भी आना है। हम ISIS के एजेंट को नहीं देंगे। और सुन लो, और जो पाकिस्तान की बात करेगा रंजन भट्टाचार्य साहब, रंजन भट्टाचार्य साहब, उसका भी कमेंट आप ये बताएं कि आज आप 15वीं शताब्दी में नहीं रह रहे हो को लेकर वजह क्या है? क्या वोट बटोरना, घुसपैठियों को घुसाकर वोट बटोरना घुसपैठिया में और उसमें अंतर है? रंजन साहब, रंजन साहब, प्रोफेसर साहब, रंजन साहब, ऐसा है कि नागरिकता की हिसाब से हर राज्य में इसकी विचार किया जा सकता है, करना भी चाहिए। मगर कोई अगर राजनीति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देके और उसकी हिसाब से नागरिकता की विचार करेंगे और उसकी पक्ष में और विपक्ष में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जी। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि आज इसमें कोई शक नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना प्रायोरिटी सोच के काम करते हैं, तो उसमें एक समझौता तभी हो सकता है। मुझे बहस खत्म करनी है शिवम, मुझे बहस खत्म करनी है। आप छोटा सा अपनी राय रखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस दुनिया में 51 इस्लामिक कंट्रीज हैं। आप जिस बात पर लड़ रहे हैं वो तथ्यात्मकता के आधार पर बिल्कुल आधार। शुक्रिया शिवम। शरणार्थियों की पहचान पर जो घमासान मचा है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि नागरिकता की आड़ में वोट बटोरना। मैं इतना ही कहूंगा जाते जाते कि ये बिल्मा बड़ी आग है। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे के साथ आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा 7:55 पर आंख कान खोल के। आगे की खबरों के लिए राजीव शर्मा आपको लिए चलेंगे दूसरी खबरों की ओर।